प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वाक्य विचार का अध्ययन करेंगे। निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, यानी निम्नलिखित वाक्यों को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। जिस तरह मनुष्य में जीवन है, उसी तरह वृक्षों में भी जीवन होता है। जब देश स्वतंत्र हुआ तब इसकी जनसंख्या 36 करोड़ थी। मनुष्य को अच्छा जीवन किस प्रकार बिताना चाहिए, यह धर्म ही बताता है। हर धर्म जियो और जीने दो का संदेश देता है। ये कुछ 4 वाक्य दिए हुए हैं। उपयुक्त सभी कथन हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनियां हैं। ये ध्वनियां सार्थक हैं, यानी जो वाक्य हमने बोले वो क्या है, ध्वनियां। आपको पता है कि वर्ण क्या है, ध्वनियां, और वर्णों से ही क्या बनते हैं, शब्द, और शब्द से वाक्य। तो ये क्या है, ये वो ध्वनियां हैं जो सार्थक है, क्योंकि एक वाक्य, संपूर्ण वाक्य में, एक शुद्ध वाक्य में सार्थक ध्वनियों का होना आवश्यक है। और जब ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, तो ये पद कहलाते हैं। ठीक है, ये ध्वनियां सार्थक हैं। इसमें पदों का व्यवस्थित क्रम है, यानी मनुष्य को, यहाँ मतलब कारकीय चिन्ह है, सब व्यवस्थित क्रम से रखे गए हैं। अतः ये वाक्य निर्माण के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं। यानी ये जो वाक्य आपने पढ़े हैं, ये एक उदाहरण दिया है कि हर वाक्य क्या है, ध्वनि है, और ध्वनियों के सार्थक रूप को जब हम क्रमबद्ध रखते हैं, पदों के रूप में क्रमबद्ध वाक्य में प्रयुक्त करते हैं, तब वो वाक्य एक सार्थक वाक्य बनता है। तो वो यही कहते हैं कि वाक्य निर्माण में कुछ शर्तें होती हैं, यानी कुछ उसके व्याकरण के नियमों के अनुसार कुछ नियम वाक्य बनाते समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखने चाहिए। पहली बात, वाक्य में शब्द होने चाहिए, यानी शब्द होने चाहिए। ये नहीं आपने माँ लिख दिया, ये वाक्य में प्रयुक्त कर दिया, नहीं, शब्द होने चाहिए। दूसरी बात, वे शब्द अर्थ देने वाले होने चाहिए। तीसरी बात, उन शब्दों में व्यवस्था होनी चाहिए कि है तो वो बाद में आएगा, कारकीय चिन्ह बीच में आएगा, किस लिंग के बारे में आप लिख रहे हैं वो उसी समय मतलब सही प्रयुक्त होना चाहिए, कर्ता, कर्म, क्रिया सब प्रयुक्त होनी चाहिए, किस काल के लिए लिख रहे हैं वो भी। चौथी बात, यह व्यवस्थित शब्द क्रम उचित अर्थ देने वाला होना चाहिए, यानी व्यवस्थित ढंग से लिखे हुए होने चाहिए और उनका मिलाकर एक अर्थ आना चाहिए। हम कह सकते हैं कि वाक्य पदों का एक ऐसा व्यवस्थित समूह है जो एक अर्थ देता है। कभी कभी अर्थ एक दो शब्द में मिल जाता है। जैसे एक उदाहरण है कि वाक्य ही सदैव अर्थ नहीं देता, कभी कभी शब्द भी अर्थ दे देते हैं। जैसे प्रश्न पूछा मैंने आपसे, क्या तुम वहां गए थे, आपने कह दिया नहीं। आप या तो पूरा वाक्य बोले आप, मैं नहीं गया था, एक आपने बोल दिया उत्तर नहीं। तो ये जो नहीं है, एक संपूर्ण वाक्य की तरह आपने प्रयुक्त किया है। वाक्य के तत्व, वाक्य की परिभाषा देखते हैं। एक पूर्ण विचार को व्यक्त करने वाला व्यवस्थित पद समूह वाक्य कहलाता है। अब हम पद बोलेंगे, उसे शब्द नहीं बोलेंगे। जो शब्द हमने प्रयुक्त किए हैं उन्हें हम क्योंकि वो वाक्य में बंध गए हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, पद कहलाएंगे। एक पूर्ण विचार को व्यक्त करने वाला व्यवस्थित पद समूह वाक्य कहलाता है। ये आपकी वाक्य की परिभाषा हुई। वाक्य के तत्व, अपेक्षा की पूर्ति। कोई वाक्य जब तक अर्थपूर्ण नहीं होता जब तक वह वाक्य की श्रेणी में नहीं आ पाएगा। जैसे बस का टायर। ऐसे में पाठक या श्रोता के मन में प्रश्न होगा, बस का टायर, आखिर क्या कहना चाहते हो। ऐसे नहीं कि हमने 3 शब्द लिख दिए, बस का टायर, अब पूरी बात स्पष्ट रूप से नहीं कही। आप ये कहते, जैसे आगे दिया है, बस का टायर पंचर हो गया है,
तो अब इसमें जब पंचर हो गया है तब पूर्ण अर्थ आया। योग्यता केवल व्याकरण की दृष्टि से पद रचना सही हो जाने से वाक्य नहीं बनता, उसमें बात समझाने की योग्यता भी होनी चाहिए। कि व्याकरण की दृष्टि से आपने वाक्य बना दिया, लेकिन जो बात आप कहना चाहते हैं वो समझ पाए कि नहीं। जैसे गाड़ी टहल रही है, टहलना, चलना, दोनों ही बात भाई। जैसे टहलना, व्यक्ति टहलता है वो भी चलता है, गति मतलब गति करता है। ऐसे ही गाड़ी, तो गाड़ी टहल रही है, चलने के लिए हुआ ना, चलना और टहलना। तो गाड़ी टहल रही है, पर ये अशुद्ध वाक्य है। ये वाक्य अपनी बात को पूरा नहीं कह पा रहा, इसलिए गाड़ी चल रही है। ठीक, आगे चलते हैं। अच्छा मोहन, तुम यह आइसक्रीम चर लो। खाना और गाय भी चरती है, तो अच्छा मोहन तुम खाना खा लो। अच्छा मोहन ये तुम यह आइसक्रीम खा लो। आइए पदक्रम या अन्वयति। वाक्य के पदों का उचित क्रम और उसमें लिंग वचन संबंधित संगति होनी चाहिए। जैसे मेरी माताजी बाजार गए हैं। अब यहाँ क्रिया में जो है आप लिंग का अंतर हो गया, ये पुल्लिंग में लिख दिया गया है, पुल्लिंग में प्रयोग किया गया, तो ये वाक्य अशुद्ध है। मेरी माताजी बाजार गई हैं, यानी आपको उचित क्रम में लिखने के लिए सब चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। वाक्य के अंग। रचना के आधार पर वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। ये आप पूर्व कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसके बारे में बात की जा रही है, ये अर्थात कर्ता। और कर्ता का विस्तार वाक्य के उद्देश्य में आता है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, मोहन कविता पढ़ता है, तो मोहन क्या है? उद्देश्य। ठीक, अगर मोहन से आगे कुछ और लिखा है वहां पर, जैसे मेरा भाई मोहन, ठीक, ये मोहन के बारे में ही बता रहे हैं, मेरा छोटा भाई मोहन, मेरा भाई मोहन। ठीक, तो ये क्या कहलाता है? ये कर्ता का विस्तार कहलाता है। कर्ता कौन है? कर्ता मोहन। इसमें भी कर्ता कौन है? मोहन। तो ये कर्ता हुआ, लेकिन जब कर्ता और कर्ता का विस्तार उद्देश्य में आता है, मोहन, मेरा भाई मोहन, मेरा भाई क्या होगा? कर्ता का विस्तार। ठीक, दो। अभी तक आपने यही जाना कि कर्ता होता है, जैसे ये वाला वाक्य, मोहन कविता लिखता है, ये कर्ता हुआ, ये विधेय। लेकिन कर्ता और कर्ता का विस्तार वो किस में आता है? उद्देश्य के अंदर आता है। अब आगे देखते हैं विधेय। विधेय जहां, ध्यान से देखें, विधेय बाकी बचा हुआ जो होता है, जैसे उद्देश्य का अपना विस्तार भी होता है। उद्देश्य की क्रियाओं या कर्म के आधार पर जो कहा जाए वह विधेय होता है। ठीक, उद्देश्य निकाल दीजिए, उद्देश्य में कर्ता निकल गया। ठीक, लेकिन क्रिया और कर्म किस में जाते हैं? विधेय के अंतर्गत। उद्देश्य का अपना विस्तार होता है, परंतु हम विधेय नहीं कह सकते, उसे हम विधेय नहीं कह सकते। जैसे माताजी सैर कर रही हैं, सैर कर रही हैं क्या हुआ? विधेय। और ये माताजी क्या हुआ? उद्देश्य। ठीक, अब आप यहां देखेंगे, मेरा भाई मोहन कविता पढ़ता है, मोहन क्या हुआ? कर्ता, ये क्या हुआ? कर्ता का विस्तार, कविता पढ़ता विधेय। अगर ये होता मेरा भाई मोहन कहानी की किताब पढ़ता है, तो कहानी की किताब, कहानी क्या हो जाती? विधेय का विस्तार। ठीक, वाक्य और पदक्रम। वाक्य और पदक्रम क्या होता है? हम
पदक्रम से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। ठीक, जब वाक्य को हम व्याकरण की दृष्टि से रखकर बनाते हैं। वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण किस क्रम में आते हैं, इसका अपना महत्व होता है। सामान्य अभिव्यक्ति के अनेक क्रम का पालन किया ही जाना चाहिए। ठीक, केवल त्रियक अभिव्यक्ति या बलाघात की स्थिति में आंशिक विचलन सौउद्देश्य होता है। आगे देखते हैं। क्रिया कर्ता के बाद आती है। ठीक, पहले कर्ता आता है, उसके बाद क्रिया आती है। कर्म कर्ता और क्रिया के बीच में फंस जाता है। क्रिया कर्ता, क्रिया और उसके बीच में क्या आता है, कर्म। दो कर्म होने पर गौण कर्म मुख्य कर्म से पहले आता है। मैंने आपको पुस्तक दी, उदाहरण देखिए, मैंने आपको पुस्तक दी। यहां आप क्या है, गौण क्रम कर्म, और पुस्तक क्या है, प्रधान कर्म। परसर्ग, कार्य चिन्ह, विभक्ति चिन्ह। ठीक, संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं, यानी कर्ता के बाद, कर्ता के बाद या संज्ञा या सर्वनाम के बाद को क्या आते हैं, विभक्ति चिन्ह। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी। ठीक, आगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया के विस्तारक पद इसमें पहले आते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण क्रिया से पहले आते हैं। जैसे राम ने सुंदर कढ़ी पहनी, तो सुंदर पहले आएगा। ठीक है, क्रिया विशेषण क्रिया से पहले आता है। जैसे राम धीरे धीरे चलता है, चलना क्रिया है, या धीरे चलो, चलो क्या है, क्रिया। तो ये जो क्रिया विशेषण है वो क्रिया से पहले आते हैं। समुच्चय बोधक या योजक जिन्हें जोड़ते हैं उनके मध्य में, जैसे आप और हम। ठीक, समुच्चय बोधक और योजक का प्रयोग किया जाता है। संबंध बोधक या विस्मयादि पद सामान्य वाक्य में प्रारंभ में आते हैं, यानी संबोधन, हे ईश्वर। ठीक, संबोधन, हे ईश्वर। ठीक, हे ईश्वर। ठीक है, जैसे अरे विस्मयादि बोधक ये वाक्य के आरंभ में ही आते हैं। जैसे उदाहरण दिया है, बच्चों, ये संबोधन है, बच्चों कौमा यहाँ कब तक बैठे रहोगे, वहां क्या कमाल किया, वह क्या कमाल किया तुमने। निपात का प्रयोग जिस शब्द पर विशेष बल देते हैं उसके लिए किया जाता है।